हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जावा की जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब में पहला क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछा जाता है, व्हाई इज जावा अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये क्वेश्चन नॉर्मली इंटरव्यूज पूछते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है उसको उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि जावा ये जो लैंग्वेज बनी हुई है ये कोई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जावा का कंपाइलर जावा के प्रोग्राम को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है और उसके बाद वो डॉट क्लास फाइल बाइट कोड में कन्वर्ट होती है जो कि सिस्टम इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हो, अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हो, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करो, जावा का जो कोड कंपाइल होके बनने वाला है वो बाइट कोड के इंडिपेंडेंट होता है। ओके, सो दैट मीन्स कि कहीं पे भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो काम करेगा। So that is what is the advantage of Java programming language and that's why it is called as a Java independent language। और ये चीज करने के लिए एक चीज जरूरी है कि आप Ubuntu पे काम करो, आप Linux पे काम करो, आप Windows पे काम करो, उस मशीन में JRE एनवायरमेंट इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये चीजें पॉसिबल है। ओके, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है नॉर्मली कि जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है कि नहीं है। इस पर बहुत बार डिबेट भी की जाती है कि जावा, कुछ लोग बोलते हैं जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कुछ लोग बोलते हैं जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो उसका रीजन क्या है कि अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर आपको बोलना है तो उसमें सभी चीजें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगी, लेकिन जावा में जो डेटा टाइप्स है जैसे बाइट, बुलियन, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंटीजर, फ्लोट, ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होने की वजह से जावा को प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बोला जाता, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट कॉल्ड एज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। हमेशा याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है कि नहीं है, तब आपका आंसर होना चाहिए कि जावा सपोर्ट्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक बुलियन, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग। So Java cannot be called as a pure object oriented language. Okay. So उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉइंटर्स आर यूज इन सी सी प्लस प्लस, वाई डज नॉट मेक जावा डज नॉट मेक यूज ऑफ द पॉइंटर्स। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। पॉइंटर्स का यूज आप लोगों ने सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा होगा, बट जावा में पॉइंटर्स की कंसेप्ट हटा दी है, ठीक है। तो उसका एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि पॉइंटर का डेफिनेशन क्या है। पॉइंटर पॉइंट्स टू द मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो वो आपके डायरेक्टली हार्ड डिस्क पे पॉइंटर्स पॉइंट करते हैं। आपके हार्ड डिस्क में जहां पे डेटा स्टोर होता है, पॉइंटर्स के यूज से आप डायरेक्टली सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है उस पर पॉइंट करते हो। तो वो कभी कभी सिक्योरिटी के हिसाब से धोखादायक भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे कि आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू डायरेक्टली सेकेंडरी स्टोरेज पे एक्सेस मिल रहा है, तो अनऑथराइज्ड यूजर या फिर जो भी अटैकर्स है वो क्या कर सकते हैं, आपके सेकेंडरी स्टोरेज का एक्सेस लेके आपका डेटा करप्ट कर सकते हैं, उसका अनऑथराइज्ड यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जावा को सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि वहां पे पॉइंटर्स का यूज किया नहीं जाता। ओके, सो दैट इज व्हाई Java is not making use of the pointer, because Java is and that's why Java is called as a highly secure programming language. Okay. उसके बाद का क्वेश्चन होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन इंस्टेंस वेरिएबल एंड अ लोकल वेरिएबल। तो ये चीज समझने के लिए आपको मुझे पहले मैं आपको कोड के थ्रू बताता हूं कि एग्जैक्टली इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल क्या होता है। तो हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर यूज करेंगे। तो ये नॉर्मली जावा का एक सिंपल प्रोग्राम है जहां पे एक क्लास का डिक्लेरेशन किया हुआ है, उसके बाद मेन मेथड है और उस मेन मेथड के अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन लिख के रखा है, सिस्टम डॉट प्रिंटलन। इसमें हम लोगों ने हेलो वर्ड लिख के रखा है, ठीक है। सो ये होता है जावा का स्ट्रक्चर। सब में पहले आता है क्लास, उसके बाद आते हैं फंक्शंस, ये मेन फंक्शन है, और उसके बाद आता है आपके इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो आप इस मेन फंक्शन के अंदर अलग अलग फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं, लेट्स से मैंने यहां पे लिख दिया इंटीजर ए, ओके, और यहां पे मैंने एक पब्लिक वॉइड गेट डेटा नाम का फंक्शन ले लिया, या फिर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन ले लिया। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करूंगा, लेट्स से मैंने यहाँ पे बी वेरिएबल क्रिएट किया और यहाँ पे ए वेरिएबल भी है, तो इसका इंस्टेंस जो है ये क्लास लेवल पे है, ठीक है। और इसका इंस्टेंस जो है ये फंक्शन लेवल पे है। ये बी नाम का वेरिएबल कब तक आपको एग्जीक्यूशन में मिलेगा, जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट कंप्लीटली नहीं हो जाता। यहां के इसका एंड ब्रैकेट लाइन नंबर 16 पे जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा तो ये बी वेरिएबल का इंस्टेंस यहां से खत्म हो जाएगा। ओके, जबकि ये जो वेरिएबल ए है इसका इंस्टेंस ये पूरे क्लास लेवल पे रहेगा। ओके, सो जो इंस्टेंस
जो इंस्टेंस लेवल वेरिएबल्स होते हैं उनका इंस्टेंस ये पूरे क्लास के लिए अवेलेबल होता है, लेकिन जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं जैसे ये वेरिएबल इंटीजर भी ये लोकल वेरिएबल है जिसका इंस्टेंस सिर्फ फंक्शन के लेवल पे है। जब भी ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये बी का इंस्टेंस फिनिश हो जाएगा। सो इसका डिफरेंस ये डिफरेंस होता है इंस्टेंस वेरिएबल्स में और लोकल वेरिएबल्स में। ओके, तो लोकल वेरिएबल नॉर्मली यहां पे भी लिखे जाते हैं, जैसे मैंने यहां पे एक्स लिख दिया और यहां पे मैं क्या करूंगा इंटीजर एक्स जो लिखा है मैंने यहां पे मैं कर दूंगा लेट्स से a इज इक्वल टू एक्स, a इज इक्वल टू एक्स। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं इंस्टेंस वेरिएबल को लोकल वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर रहा हूं। अभी ये जो x नाम का वेरिएबल है इसका लाइफ कब तक रहेगा, जब तक ये फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। एक बार ये फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो जाए इसका इंस्टेंस फिनिश हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। तो लोकल वेरिएबल्स नॉर्मली पैरामीटर्स भी हो सकते हैं या फिर लोकल वेरिएबल्स आप लोग फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हो। जो वेरिएबल्स क्लास लेवल पे लिखे जाते हैं यहां पे उनको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। ओके, सो यहां पे ये होता है इंस्टेंस वेरिएबल। आपको यहां पे और एक एग्जांपल मैंने यहां पे दिया है क्लास एथलेट, यहां पे पब्लिक स्ट्रिंग, पब्लिक डबल, पब्लिक इंटीजर। ये जो वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं ये क्लास लेवल पे बनाए हुए हैं, तो इसके लिए उनको क्या बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। जबकि यहां पे एक कंस्ट्रक्टर यूज किया है और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर तीन वेरिएबल्स लिए हैं नेम, स्पीड एंड एज। तो ये तीनों हम लोग कहां पे असाइन कर रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल को, इन लोकल वेरिएबल की वैल्यूज यहां पे हम लोग असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये जो पैरामीटर के वेरिएबल है इनको बोलते हैं लोकल वेरिएबल और ये जो क्लास के लेवल पे जो वेरिएबल बनाए हैं उनको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा इनकैप्सुलेशन। अभी डेटा इनकैप्सुलेशन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बट वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। क्लियर, तो जावा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने की वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो जो फीचर्स है वो सभी फीचर्स आप लोगों को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल जाएंगे। जैसे कि आप लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन ले लो, डेटा एनकैप्सुलेशन ले लो, उसके बाद इनहेरिटेंस ले लो, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म ले लो। तो जो कोर फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के होते हैं वो फीचर्स सभी के सभी फीचर्स जावा में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं क्योंकि जावा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, सो डेटा एनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है, तो जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे डायग्राम अगर आप लोग देखोगे, इस डायग्राम को और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको ये कोड दिखा देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक क्लास लिखा हुआ है, यहाँ पे फंक्शंस है कुछ लिखे हुए, राइट। तो एनकैप्सुलेशन मतलब क्या कि जो भी आप लोग क्लास लिख रहे हो, जो भी आप लोग क्लास बना रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लास मेन लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्लास मेन फंक्शन यहाँ पे क्लास मेन है, या फिर यहाँ पे हम लोग इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं डेमो। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लास डेमो है, इस डेमो के अंदर कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं और कुछ इंस्टेंस वेरिएबल है, कुछ लोकल वेरिएबल्स है। तो इन सभी को जब हम लोग कलेक्ट करते हैं एक जगह पे तो उसको बोलते हैं क्लास। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन का मतलब ही ये होता है कि रैपिंग अप ऑफ डेटा। तो रैपिंग अप ऑफ डेटा मतलब क्या है, यहां पे इस क्लास के अंदर अगर आप लोग देखोगे, अगर यहां पे देखोगे तो ये क्लास है, राइट। और इस क्लास के अंदर हम लोगों ने दो चीजें इनकॉर्पोरेट की है, सब में पहले है वेरिएबल, उसके बाद है मेथड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। ये पूरी चीज को हम लोग बोलेंगे एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन का मीनिंग यही होता है रैपिंग अप ऑफ अ डेटा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज द एनकैप्सुलेशन। नाउ लेट्स सो just a minute, let's go to the next point. Now next question which is normally asked in the interview is tell us about JIT compiler. Okay, so JIT compiler का full form ही है just in time compiler. ठीक है, and why it is used, ये परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो अभी ये परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे करता है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता हूं। ठीक है, जब भी आप लोग जावा का कोड क्रिएट करते हो, जावा कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है डॉट क्लास फाइल में। ठीक है, तो सब में पहले आपका जावा कोड कन्वर्ट होगा डॉट क्लास फाइल में, और उसके बाद आपका JIT कंपाइलर क्या करता है, उस डॉट क्लास फाइल को आपके नेटिव कोड में कन्वर्ट कराने का काम करता है। और ये नेटिव कोड में कन्वर्ट कराने की वजह से आपके कोड को एग्जीक्यूशन के लिए स्पीडअप मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो कम हो जाता है और रैपिडली और स्पीड में क्या हो जाता है, आपका प्रोग्राम रन होके आपको आउटपुट दिखाई देता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ JIT कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। और ये एक सेपरेट पैकेज नहीं है, जब भी आप JVM इंस्टॉल करते हो JVM के साथ ही वो उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज अ जस्ट इन टाइम कंपाइलर। इसका पर्पस एक ही है
कि आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ाना, यही उसका मेन मोटो है। ओके, उसके बाद नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनफाइनाइट लूप अगर आप लोगों को डिक्लेयर करना है जावा में तो किस तरीके से करेंगे। इनफाइनाइट लूप मतलब आप सभी को पता है कि जिसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इनफाइनाइट लूप क्रिएट करना है जावा के अंदर तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप लोग फॉर लूप यूज कर रहे हो तो फॉर में यहां पे फॉर का सिंटैक्स आपको पता है, पहले आता है इनिशियलाइजेशन, देन आती है कंडीशन और उसके बाद आता है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो अगर आप फॉर इस तरीके से लिखोगे जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है, तो अल्टीमेटली आपका लूप ये इनफाइनाइट इसमें चला जाएगा, क्योंकि यहां पे ब्रेक करने के लिए कोई कंडीशन ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर सेम चीज अगर आपको इनफाइनाइट लूप में जाना है तो आप लोग व्हाइल लूप के अंदर अगर ट्रू लिख दोगे, तो व्हाइल लूप के अंदर अगर आप ट्रू लिख दोगे तो अल्टीमेटली व्हाइल लूप हमेशा कंटिन्यूअसली रन होने ही वाला है, क्योंकि वहां पे कंडीशन आपको ट्रू ही मिल रही है हमेशा, ठीक है। तो यहां पे कंडीशन के अंदर अगर आप ट्रू लिख देते हो तो ये लूप कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट ही होते रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ही क्या हो गया, वो कहां पे चला जाएगा, इनफाइनाइट लूप में। एंड सिमिलर विद डू व्हाइल लूप, तो आप सभी को पता है कि डू व्हाइल लूप मतलब क्या होता है, डू समथिंग अंटिल द कंडीशन इज ट्रू। सो यहां पे हम लोग व्हाइल के अंदर ट्रू डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये जो लूप है ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, क्योंकि यहां पे कंडीशन फॉल्स होने ही नहीं वाली। और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तो आपका लूप उस चीज को कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करते ही रहेगा। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो नॉर्मली जावा के अंदर पूछा जाता है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड्स इन वेरिएबल्स, मेथड्स एंड क्लास। सो फाइनल कीवर्ड का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, अभी उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो मैं पहले बता देता हूं, आप लोग फाइनल ये कीवर्ड वेरिएबल को भी लगा सकते हो, फाइनल ये कीवर्ड आप लोग मेथड को भी लगा सकते हो, और फाइनल ये कीवर्ड आप लोग क्लास को भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसमें डिफरेंस है, उसके बारे में अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सो सब में पहले बात करते हैं फाइनल वेरिएबल के बारे में। So when a variable is declared as a final in Java, the value can't be modified once it has been assigned. तो अगर आप कोई वेरिएबल को फाइनल लिख के अगर कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू वो कभी चेंज नहीं होगी, इट्स जस्ट लाइक अ कांस्टेंट। सो यहां पे अगर मैंने जैसे मैंने यहां पे लिख लिया फाइनल इंटीजर a, ओके, और यहां पे मैंने वैल्यू असाइन कर दी a इज इक्वल टू x, राइट। तो यहां पे x की जो वैल्यू a को मिलने वाली है वो इसके आगे प्रोग्राम में कभी चेंज नहीं होगी। सो इट इज जस्ट लाइक अ कांस्टेंट, अ वेरिएबल, a keyword final is just like a constant whose values cannot be modified once it is assigned. Okay, so if any value has not been assigned to that variable, then it can be assigned only by the constructor of the class. So अगर आप कोई वेरिएबल को फाइनल लिख रहे हो, ठीक है, और आपने कोई वैल्यू उसको असाइन नहीं की है, तो आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या कर सकते हो, उसको वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनल मेथड। अभी ये मेथड को फाइनल करने से फायदा क्या होता है, अ मेथड डिक्लेयर्ड एज अ फाइनल कैन नॉट बी ओवररिडन बाय इट्स चिल्ड्रन क्लासेस। तो आपको पता है कि इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या होता है, बेस क्लास की प्रॉपर्टीज कहां पे एक्सेसिबल होती है, डिराइव्ड क्लास में, ठीक है। तो बेस क्लास के फंक्शन को अगर आप लोग फाइनल लगाते हो तो वो आपके चिल्ड्रन क्लास में कभी ओवरराइड नहीं होगी। जो मेथड आपकी फाइनल डिक्लेयर की है पेरेंट क्लास में, अगर आप उसको आपने फाइनल लगा के रखा है तो वो आपके चिल्ड्रन क्लास में कभी ओवरराइड नहीं होगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज अ फाइनल मेथड। एंड लास्ट अबाउट फाइनल क्लास, जो क्लास होता है उसके बारे में बताता हूं कि नो क्लास कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम द क्लास डिक्लेयर्ड एज फाइनल, बट दैट फाइनल क्लास कैन एक्सटेंड अदर क्लासेस फॉर इट्स यूसेज। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई क्लास को फाइनल लगा रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मेरे पास लेट्स से 2 क्लासेस है, मैं यहां पे एक डेमोन्स्ट्रेट करता हूं आपको। जैसे यहां पे एक क्लास है, ठीक है, और इस क्लास का यहां पे मैं और एक क्लास क्रिएट कर रहा हूं, क्लास बी, ठीक है, और यहां पे लिख रहा हूं एक्सटेंस ए। अगर मेरा क्लास ए ये फाइनल है, अगर मेरा क्लास ये फाइनल है, तो मैं उस क्लास को डिराइव्ड क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता, इट्स नॉट अलाउड, ठीक है। बट डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर आप कोई क्लास को फाइनल बना रहे हो तो उसके आगे आप लोग एक्सटेंस लगा के दूसरे क्लासेस को इनहेरिट कर सकते हो, बट वो क्लास दूसरे क्लास के अंदर इनहेरिट नहीं होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन सिंपल है समझना कि यहां पे अगर मैं बोलूं तो क्लास ए किसी को भी एक्सटेंड करा सकता है, लेकिन क्लास ए ये कोई क्लास के अंदर एक्सटेंड नहीं होगा। दोनों कंडीशन समझ लो, ठीक है।
So that is what is the final class. Now let's talk about the next point which is final. जैसे फाइनल के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है. देखो फिर से क्वेश्चन आया है, व्हाट इज डू फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज कीवर्ड्स हैव द सेम फंक्शन. हर एक वर्ड फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज का काम अलग है. ठीक है, तो फाइनल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप कोई वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यूज यहां पे देखो फाइनल को 100 वैल्यू असाइन की है, यहां पे आप लोग इक्वल्स टू 0 कर रहे हो, तो ये अलाउड नहीं है. फाइनल्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो यहां पे वो आपको एरर दे देगा. ठीक है, अभी फाइनली, ये फाइनली क्या है उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो फाइनली इट इज अ ब्लॉक प्रेजेंट इन अ प्रोग्राम वेयर ऑल द कोड्स रिटन इनसाइड इट गेट एग्जीक्यूटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ हैंडलिंग ऑफ एक्सेप्शन. इसका मतलब क्या है, आप लोगों को सभी को पता है एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है. एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब अगर आपके कोड में कोई एरर आ रहा है, ठीक है, तो आपका कोड क्या करेगा, उस एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, और वो एक्सेप्शन थ्रो होने के बाद कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो यहां पे ट्राई ब्लॉक लगा के रखा है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है 5. ओके, और इस 5 में अगर कुछ एरर आया, यहां पे कुछ इश्यू होता है, तो यहां पे क्या होगा, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, अगर यहां पे कुछ एग्जीक्यूट नहीं, मतलब यहां पे कुछ एरर नहीं आया, तो आपका कोड नॉर्मली जो आपने आगे लिखा हुआ है वो कंटिन्यू होगा. लेकिन एक मिनट, यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं और सिंप्लिसिटी में, ट्राई, यहां पे कैच लिखा हुआ है और यहां पे फाइनल लिखा हुआ है. तो मेरा बोलना यह था कि अगर यहां पे इंटीजर a इक्वल्स टू 5 है, यहां पे कुछ एक्सेप्शन थ्रो होता है, यहां पे कुछ एक्सेप्शन थ्रो होगा, तो आपका कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, अगर यहां पे कुछ एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुआ तो आपका कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा. आपका कैच ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होने वाला है, जब यहां पे एक्सेप्शन आएगा तभी कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है. अगर यहां पे एक्सेप्शन नहीं आएगा तो आपका कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा. बट फाइनली ब्लॉक क्या होता है, अगर आपके कोड में एक्सेप्शन आए या फिर ना आए, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा. तो फाइनली ब्लॉक ये कैच ब्लॉक जैसा नहीं होता कि जो सिर्फ एक्सेप्शन आने के बाद एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, तो यहां पे एक्सेप्शन आए या फिर ना आए, फाइनली ब्लॉक का कोड जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, तो अभी आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर यहां पे फिर फाइनली ब्लॉक में हम कौन सा कोड लिखेंगे, अगर एक्सेप्शन जनरेट हुआ नहीं भी हुआ तो हम लोग ऐसे कौन से कोड से जो फाइनली में डाल सकते हैं. तो मेरा आंसर उस पर यह है कि फाइनली में आप लोगों को इस तरीके के कोड डालने हैं, जहां पे फॉर एग्जांपल अगर आप फाइल को ओपन कर रहे हो, ट्राई ब्लॉक में कोई फाइल पे आप रीडिंग राइटिंग कर रहे हो, तो अगर आपका कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है या फिर कैच ब्लॉक नहीं भी एग्जीक्यूट होता है, तो आपको पता है कि वो फाइल को एट द एंड में क्लोज करना जरूरी होता है. कोई भी फाइल के ऑपरेशन को एट द एंड में आपको क्लोज करना जरूरी होता है. तो क्लोजिंग ऑफ फाइल, क्लोजिंग ऑफ द डेटाबेस, क्लोजिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस, सो ये जो रैप अप करने की चीजें जो है, बंद करने की चीजें, फाइल को क्लोज करो, डेटाबेस को क्लोज करो, ये सब टाइप के कोड कहां पे आएंगे, फाइनली के अंदर आएंगे. ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि फाइनली ब्लॉक जो लिखते हैं हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर, अगर आपका ट्राई ब्लॉक में कुछ एक्सेप्शन आता है तो ही कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. अगर आपके ट्राई ब्लॉक में कुछ एक्सेप्शन नहीं आता है तो कैच ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा. बट फाइनली ब्लॉक आपके कोड में एक्सेप्शन आए ना आए, हमेशा एग्जीक्यूट होता ही है. दैट इज व्हाट इज द फाइनली कीवर्ड. ओके, सो फाइनली के बारे में भी अभी हम लोगों ने देख लिया. अभी हम लोग बात करेंगे फाइनलाइज के बारे में. सो फाइनलाइज ये एक कंसेप्ट जावा प्रोग्रामिंग में आती है जो कि रिलेटेड है गार्बेज कलेक्शन के. ठीक है, तो गार्बेज कलेक्शन मतलब क्या कि जैसे अगर आप आपके ऑब्जेक्ट्स यूज किए हैं, आपने आपके प्रोग्राम में आपने ऑब्जेक्ट्स यूज करने के बाद आपके कोड में ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो चुका है. ठीक है, तो उसको आप लोगों को क्या करना पड़ता है, फ्री करना पड़ता है. तो जावा में एक गार्बेज कलेक्शन का कंसेप्ट होता है. जो आपका गार्बेज होता है, जो आपका अनयूज चीजें जो होती है, वो ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्ट हो जाता है. दैट इज व्हाट इज द गार्बेज कलेक्शन. ओके, तो फाइनलाइज मेथड इज कॉल्ड, so finalize method is called so that the cleanup activity is implemented. तो अगर आप लोग मैन्युअली फाइनलाइज मेथड को कॉल कर रहे हो तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके कोड में जो चीजें अनयूज्ड है, जिसको मतलब यहां पे अगर आप कोड में देखोगे तो एग्जांपल यहां पे आपने न्यू स्ट्रिंग की है, उसके बाद उसको नल कर दिया है, तो यहां पे नल करने के बाद उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है. तो ये गार्बेज कलेक्शन मतलब ये फाइनलाइज मेथड क्या करेगी, उसको रिमूव करने का, उसको फ्री करने का काम करेगी. दैट इज व्हाट इज द यूज ऑफ द फाइनलाइज मेथड. एंड फाइनलाइज मेथड हमेशा ये गार्बेज कलेक्शन के साथ आती है, ये चीज हमेशा याद रखो. ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ सुपर कीवर्ड? आप लोगों ने देखा होगा ये सुपर कीवर्ड हमेशा यूज किया जाता है इनहेरिटेंस के साथ, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को बेस क्लास के वेरिएबल्स, बेस क्लास के फंक्शंस, इनको एक्सेस करना है तब आप लोग यूज करते हो सुपर कीवर्ड। ओके, यहां पे अगर आप डिस्क्रिप्शन देखोगे, द सुपर कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सेस हिडन फील्ड्स एंड ओवररिडन मेथड्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ द पैरेंट क्लास। सो नॉर्मली आप लोग सुपर कीवर्ड कब यूज करते हो? जब आपके पास दो क्लासेस है, एक पैरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, और चाइल्ड क्लास से आपको पैरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, तब आप लोग यूज करते हो सुपर कीवर्ड, ठीक है। सो यहां पे आप लोग क्या क्या कर सकते हो? एक्सेसिंग डेटा मेंबर्स ऑफ अ पैरेंट क्लास व्हेन द मेंबर्स नेम ऑफ द क्लास एंड इट्स चाइल्ड सब क्लासेस आर सेम। तो जब भी आपके पैरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के सब नाम, जो भी वेरिएबल्स है, उनके नाम सेम है, तो पैरेंट क्लास के जो डेटा मेंबर्स है उनको कॉल करने के पहले आपको वहां पे लिखना पड़ेगा सुपर डॉट वो वेरिएबल का नाम एंड सेमीकोलन, ठीक है। उसके बारे में आगे आपको बताता हूं, ठीक है। उसी तरीके से टू कॉल द डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ द पैरेंट क्लास इनसाइड द चाइल्ड क्लास। तो पैरेंट क्लास के जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उनको अगर आप लोगों को कॉल करना है कहां से? चाइल्ड क्लास से, तब आप लोगों को यूज करना पड़ता है सुपर कीवर्ड। एंड देन एक्सेसिंग द पैरेंट क्लास मेथड्स व्हेन द चाइल्ड क्लास हैव ओवररिडन देम, तब भी आप लोग क्या कर सकते हो? सुपर क्लास का यूज कर सकते हो। अभी यहां पे इस एग्जांपल में देखो, यहां पे एक क्लास पैरेंट है, एक वेरिएबल है नम नाम का, उसका वैल्यू है 1, और यहां पे एक कंस्ट्रक्टर है, सिंपल कंस्ट्रक्टर है जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और एक फंक्शन लिखा है, उसका फंक्शन का नाम है फू। ओके, और यहां पे एक चाइल्ड क्लास है, उस चाइल्ड क्लास ने क्या किया है? इस पैरेंट क्लास को यहां पे इनहेरिट किया है, और यहां पे इस क्लास के अंदर और चाइल्ड क्लास के अंदर, दोनों क्लासेस के अंदर वेरिएबल्स के नाम सेम है, ठीक है। अभी देखो यहां पे हम लोगों ने क्या किया है? चाइल्ड का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। अभी चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जब भी मैं मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस चाइल्ड क्लास का, तो अल्टीमेटली चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू मुझे क्या करना है? मुझे अगर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो मैं यहां पे लिख दूंगा सुपर। तो सुपर लिखने से क्या हो जाएगा? जब भी कोई चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर आएगा, वो सुपर फंक्शन से, ये फंक्शन की वजह से वो कहां पे चले जाएगा? पैरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास, और ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा? इट कॉल्स टू डिफॉल्ट पैरेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और उसके बाद आप लोग लिख रहे हो सुपर कॉल पैरेंट, तो ये क्या करेगा? ये आपके पैरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, क्योंकि यहां पे आपने स्ट्रिंग पास की है, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। तो सुपर और उसके आगे कॉल पैरेंट, ये चला जाएगा एक्स के अंदर, और आपका ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां पे आउटपुट क्या मिलेगा? इस कंस्ट्रक्टर के अंदर चाइल्ड क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, देन यहां पे मिलेगा पैरेंट क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद मिलेगा पैरेंट क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इस तरीके से। उसी तरीके से अगर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नम लिखते हो, तो ये नम मतलब ये चाइल्ड क्लास का नम प्रिंट होगा। जब आप लोग सुपर डॉट नम लिख रहे हो, तो ये कौन सा नम प्रिंट होगा? ये पैरेंट क्लास का नम प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके पहले क्या लगा दिया है? सुपर। तो सुपर क्या करता है? जो पैरेंट क्लास है उसके वेरिएबल्स को पॉइंट करता है, उसके फंक्शंस पे पॉइंट करता है। उसी तरीके से फंक्शन लिखा है आपने फू, आपने पहले पैरेंट क्लास फू इस तरीके से लिखा और उसके बाद सुपर डॉट फू किया, तो यहां पे भी फंक्शन का नाम फू है, यहां पे आप सुपर डॉट फू कर रहे हो, तो यहां पे क्या होगा? सुपर डॉट फू के ये लिखने की वजह से सब में पहले आपका पैरेंट क्लास का फू फंक्शन कॉल होगा, और उसके बाद चाइल्ड क्लास का फंक्शन आएगा, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं जो सुपर्स के रिलेटेड है। ओके, नाउ व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गार्बेज कलेक्शन? तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी ले रखा है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है गार्बेज कलेक्शन का। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोसेस इज फ्री अप द मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द अननेसेसरी एंड अनरीचेबल ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय डिलीटिंग दोज अनरीचेबल ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट लिख के रखा है जो अननेसेसरी है या फिर अनरीचेबल है, मतलब वो उस पर कोड कभी आने ही नहीं वाला, तो वो जो उसको जो मेमोरी एलोकेट की है उसको फ्री करने का काम कौन करेगा? उसको फ्री करने का काम करता है गार्बेज कलेक्शन। ओके, सो गार्बेज कलेक्शन, ये जो कंसेप्ट है जावा की, ये कंसेप्ट, ये मेमोरी जो अनयूज चीजें हैं उनको फ्री करने के लिए ही काम आती है, ठीक है। तो ये कुछ जावा क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, जिसको मैंने कवर करने का ट्राई किया है। अगले कुछ वीडियोज में मैं और एडिशनल या फिर और इससे ग्रेटर कॉम्प्लिकेशन वाले जो क्वेश्चंस नॉर्मली जावा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उसके बारे में फोकस करूंगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज लाइक करो, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो। मैंने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है। उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं कंटिन्यूअसली
जावा के बारे में, पाइथन के बारे में, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में कंटिन्यू अपडेट्स देते रहता हूं, तो आप वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।